नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। संभल का सीना छलनी करने वाले और यूपी की शांति को आग में झोंकने की हिमाकत करने वाले पत्थरबाजों को अखिलेश यादव क्यों सौहार्द का शांति दूत बनाने पर तुले हैं, आज आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे अखिलेश संभल कांड को दूसरा गोधरा कांड साबित करने पर आमादा हैं। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज बात होगी हिंदुस्तान के विकास को लेकर ऑक्सफोर्ड की उस रिपोर्ट की जिसमें बोल्ड लेटर में लिखा गया है कि प्रगति हो तो ऐसी हो। लेकिन शुरुआत संभल की सुलगती रिपोर्ट के साथ। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। तो 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की तस्वीरें जिसने भी देखी होंगी, अगर आज वो संसद के भीतर अखिलेश यादव का भाषण सुन ले तो वो माथा पकड़ लेगा। क्या अखिलेश इन तस्वीरों को भूल गए हैं जब उत्पातियों ने पूरे शहर को ईंट पत्थर से भर दिया था, आगजनी की थी, जो मिला उसे तहस नहस कर दिया था। लेकिन अखिलेश यादव न जाने किस सियासी मजबूरी में आज न सिर्फ उन पत्थरबाजों को क्लीन चिट दे रहे हैं बल्कि एक तरीके से पत्थरबाजों को ही सौहार्द का शांति दूत साबित करने पर तुले। संभल कांड पर संसद में अखिलेश का तेवर देखिए एक बार जरा, और फिर आगे की कहानी। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई, तो अखिलेश यादव के हिसाब से संभल में जो कुछ हुआ उसके लिए गुनहगार वो हैं जिन्होंने पत्थरबाजों का मुकाबला किया। जिन पुलिसकर्मियों ने सीने पर पत्थर खाए वो सब के सब अखिलेश के हिसाब से गुनहगार हैं। और बेगुनाह कौन है? अखिलेश यादव के हिसाब से बेगुनाह वो हैं जिन्होंने पत्थर बरसाए। कोर्ट की मंजूरी पर और कानून के दायरे में रहकर सर्वे के लिए जो टीम पहुंची थी उस पर निशाना बनाकर हमला किया गया। लेकिन अखिलेश को इसमें सिस्टम की साजिश दिखाई देती है। संभल कांड को लेकर अखिलेश का यह दाव और दावा बीजेपी को हैरान नहीं करता, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि उन्होंने संभल को लेकर संसद के बाहर भी तुष्टीकरण वाला एजेंडा चलाया और आज वही बयान उन्होंने संसद में भी दिया। लेकिन यह सिर्फ सियासी लड़ाई रहती तो एक बार इसे नजरअंदाज किया जा सकता, लेकिन यहां संसद के भीतर तो अखिलेश ने पुलिस वाले को ही हत्यारा ठहरा दिया। एक बार अखिलेश यादव का वो वाला बयान भी आप सुनिए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो सुना आपने,
पता नहीं अखिलेश यादव के हाथ कौन सी जांच की रिपोर्ट लग गई है कि बता रहे हैं कि संभल हिंसा में जो मरे वो सामान लेने निकले थे। और शब्दों पे गौर करिए, वो कह रहे हैं वो मासूम लोग थे। दुनिया ने देखी वो सारी तस्वीरें देखी है कि कैसे चेहरा छिपाकर पत्थरबाजी हो रही थी, और वो सारे के सारे पत्थरबाज अखिलेश के हिसाब से मासूम हैं। संभल हिंसा में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसमें से कुछ लोग तमंचे की गोली का शिकार हुए, लेकिन अखिलेश पुलिस वालों को ही तमंचा वाला साबित करने में जुटे हुए। अखिलेश एंड टीम को हम एकदम एक्सक्लूसिव रिपोर्टें बता रहे हैं कि संभल में पुलिस को हिंसा प्रभावित क्षेत्र में तलाशी के दौरान विदेशी कारतूस के खोखे मिले हैं और उन पर लिखा है मेड इन यूएस। और अखिलेश ये साबित कर रहे हैं कि साजिश मेड इन लखनऊ है। खैर, उत्तर प्रदेश की पुलिस को गोली देने के बाद आखिर में अखिलेश ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी कोसा, लेकिन यहां भी असल निशाना कोई और था। एक बार जो इशारों में जो उन्होंने बातें कही, एक बार वो भी सुनी। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। रमन सिंह जी, तो अखिलेश कह रहे हैं कि कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, तो क्या वो पीएम मोदी की बात कर रहे हैं? और आगे कहते हैं कि लखनऊ वाले उसी रास्ते दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि वहां वो योगी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो किस रास्ते की बात कर रहे हैं और संभल कांड से उसका क्या रिश्ता है। कहा जा रहा है कि अखिलेश संभल कांड और गोधरा कांड को एक जैसा साबित करने पर तुले, और देश में लंबे वक्त से अखिलेश और उनकी सहयोगी पार्टियों ने और उनके नेताओं ने यह बार बार कहा है कि गोधरा कांड का सियासी फायदा उठाने के लिए की कोशिश थी, और मतलब गोधरा कांड की सियासी फायदा उठाना एक तरीके से बीजेपी की चाल थी, और उसी के तहत गुजरात में दंगे भी हुए। सवाल उठता है कि अखिलेश अपने इस बयान से संभल कांड को एक सियासी फायदे के लिए करवाया गया कांड साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। देश ने देखा है कि लंबे वक्त तक गोधरा में असल गुनहगारों, कट्टरपंथियों को इसी ग्रुप ने बेगुनाह बताया, उसे एक्सीडेंट करार दिया। गोधरा कांड को किस किस तरीके से छिपाने की कोशिश हुई और किस तरीके से उस पर पर्दा डालने की कोशिश हुई, यह आज सारी दुनिया के सामने आ चुकी है बात। और आज वही लोग हैं जो संभल कांड में भी जो असली गुनहगार हैं, जो कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें बेगुनाह साबित करने में लगे। और विडंबना देख लीजिए कि गोधरा को लेकर ऐसी ही सोच को बेनकाब करने वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट इन दिनों छाई हुई। यानी 22 साल बाद गोधरा के सच से पर्दा उठ रहा है, और यहां अखिलेश संभल कांड के मामले में साजिशकर्ताओं की पर्देदारी कर रहे हैं। जिन्होंने पत्थर बरसाया, गोलियां चलाई, उन्हें पाक साफ ठहराने पर तुले हुए। अब जब अखिलेश इतनी जान लगा रहे हैं, तो उनके साथी राहुल गांधी कैसे पीछे रह जाएंगे? संभल में हालात फिर न बिगड़े, इसके लिए प्रशासन ने नेताओं की एंट्री पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन राहुल ने ऐलान कर दिया है कि वो संभल जाएंगे जरूर, और जाएंगे भी तो मस्जिद इलाके में जाएंगे, जहां पत्थर चले वहीं जाएंगे। देश के नेता प्रतिपक्ष की मंशा भांपकर प्रशासन ने भी यह बता दिया है कि संभल की शांति अगर चाहते हैं तो संभल मत आइए। सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिलहाल अभी संभल ना आवे, ताकि हमें पूरी तरह से शांति बहाली, मतलब पूरी तरह से सामान्य करने में संभल को आसानी हो। और जिम्मेदार लोग हैं, इसमें हमारी इस बात को समझेंगे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। और इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है माननीय नेता विपक्ष से भी, प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी अपना प्लान जो भी है वो कैंसिल कर दें। तो जब देश के बड़े बड़े नेता संभल को लेकर सियासी तौर पर इतने बेचैन दिख रहे हैं, तो मौलाना भी कहां पीछे रहने वाले हैं? आए दिन आग लगाऊ बयान देने वाले कट्टर मौलाना तौकीर रजा संभल हिंसा में घायल लोगों से मिलने जा पहुंचे, और ऐलान क्या किया वो भी जान लीजिए। कह रहे हैं कि मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो हिंदुस्तान का चक्का जाम कर दें, पार्लियामेंट को घेर लें। यानी अखिलेश पार्लियामेंट में पत्थरबाजों को जाबाज बताएंगे, उन्हें मासूम बताएंगे, और मौलाना तौकीर रजा जैसे कट्टरपंथी
बाहर में भड़काऊ बयानबाजी करेंगे। सबका अपना एजेंडा है, लेकिन इसमें से वो लोग, उनकी पहचान करनी पड़ेगी। वो लोग कौन हैं जो सिर्फ संभल के बारे में सोच रहे हैं, संभल की शांति के बारे में सोच रहे हैं, इस देश की शांति के बारे में सोच रहे हैं। और अब बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई उस रिपोर्ट की जो पीएम मोदी के शासन में प्रगति की एक नई कहानी सुना रही है। तो मोदी ने देश में दशकों से लटकी दर्जनों बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया, यह बात तो आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन जिन परियोजनाओं को पिछली कई सरकारों ने या तो कागजों तक सीमित रखा या जो आगे बढ़ने की बजाय रेंगती रही दशकों तक, उसे मोदी ने रिकॉर्ड टाइम में पूरा कैसे किया, इसके पीछे की कहानी भी बहुत रोचक है। और एक कहानी प्रगति की कहानी है जिसे एक विस्तृत रिपोर्ट के तौर पर तैयार किया गया है, और इसे तैयार किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और जिस पर बिल गेट्स जैसे बड़े लोगों की मुहर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फर्स्ट टर्म में, यानी कि साल 2015 के मार्च में, डिजिटल गवर्नेंस के एक यूनिक मॉडल की बुनियाद रखी थी और उसका नाम दिया था प्रगति। अंग्रेजी में प्रगति, और जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रगति बनाने के पीछे पीएम मोदी की सोच यह थी कि इसके जरिए वो देश के विकास से जुड़े बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की सीधी निगरानी रखें ताकि उन्हें समय पर पूरा किया जा सके, यानी विकास का कोई काम लंबे समय तक अटका हुआ न रहे। साल 2015 में पीएम मोदी ने मिशन शुरू किया और आज ऑक्सफोर्ड की जो रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि पीएम के 10 साल पुराने मिशन का गजब का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट कहती है कि पीएम के प्रगति मॉडल की वजह से देश में $205 बिलियन की विकास की 340 परियोजनाओं ने रफ्तार पकड़ी है, और इनमें से कई प्रोजेक्ट्स तो दशकों से लटके हुए थे। मनमोहन सिंह ही नहीं, बल्कि नरसिम्हा राव और उससे पहले के दौर में जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई या जिनकी चर्चा हुई, जिनका शिलान्यास तक हो गया, वो भी पूरे नहीं हुए थे। पीएम मोदी के बनाए इसी प्रगति मॉडल के जरिए उन्हें अब पूरा किया जा रहा है, और यह संभव इसलिए हुआ है क्योंकि प्रगति मॉडल के तहत विकास की जिन प्रोजेक्ट्स को मोदी उठाते हैं उससे जुड़े हर विभाग की मीटिंग खुद लेते हैं, यानी बीच की सारी लाल फीताशाही, सारी ब्यूरोक्रेसी एक तरीके से हवा हो जाती है। ना अफसरशाही का अड़ंगा और ना रिश्वतखोरी वाला पंगा, सब गायब। सीधे मोदी के सामने डिस्कशन और फिर तय वक्त पर डिलीवरी। आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पीएम मोदी के प्रगति मॉडल की वजह से जबरदस्त प्रगति हुई है। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि पीएम मोदी ये कैसे तय करते हैं कि उनका मॉडल बहुत कारगर साबित हो, इफेक्टिव साबित हो, प्रभावशाली हो। और आप तो जानते ही हैं कि पीएम मोदी टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े पैरोकार हैं। उन्होंने इस मॉडल को भी तकनीक से जोड़ा है और तकनीक की ताकत दी है। जब भी प्रगति की मीटिंग होती है तो पीएम के साथ उस प्रोजेक्ट के सबसे सीनियर अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उनके साथ जुड़ते हैं और प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कागज और जुबान पर भरोसा नहीं करते, बल्कि उन्हें इसी बैठक में प्रोजेक्ट का पूरा वीडियो रिपोर्ट भी दिखाना होता है। अगर किसी सड़क या पुल के प्रोजेक्ट को लेकर यह बैठक हो रही है तो पीएम को उस सड़क और पुल का ड्रोन वीडियो दिखाया जाता है। यहां पीएम खुद प्रगति जांचते हैं, खुद देखते हैं कि उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है और इसमें कोई खामी तो नहीं है। अगर कुछ उन्हें खामी नजर आती है तो इसका सीधा जवाब भी अधिकारियों को, पीएम को ही देना होता है। और हर मीटिंग के आखिर में प्रधानमंत्री पहले से तय डेडलाइन की याद सबको दोबारा दिलवाते हैं। उन्हें बता देते हैं कि इसकी डेडलाइन क्या है और इसे कब पूरा करना है, कब तक पूरा करना है। तो यह स्पष्ट कर देते हैं कि प्रगति वाला प्लेटफॉर्म बनाया ही इसीलिए गया है कि आपको टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा करना है, और अगर किसी विभाग ने देरी की तो समझिए कि उसकी खैर नहीं।
अब आप सोचेंगे कि यहां तो हर मुद्दे पर केंद्र और राज्य का लफड़ा लगा रहता है, तो ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है और इतना प्रभावशाली ये कैसे साबित हो रहा है? तो इसमें ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रगति में लिए गए हैं वो सीधे सीधे केंद्र की जिम्मेदारी वाले होते हैं, और राज्य से सचिव स्तर के जो के अधिकारी होते हैं वो इसमें जोड़े जाते हैं, और जो बीच में उनको अगर जमीन की का अधिग्रहण का मामला हो या और भी जो कुछ उन्हें फैसिलिटेट करना हो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, वो सारी चीजें मुहैया कराने की जिम्मेदारी जहां राज्य सरकार की होती है तो राज्य सरकारों से हम मदद ली जाती है, लेकिन फंडिंग ज्यादातर केंद्र की तरफ से की जाती है। तो ये तय कर दिया जाता है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बेहतर हो और डेडलाइन पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रगति मॉडल इस लेवल पर काम करता है और कि ये सारी बीच की अड़चनें खत्म हो जाती हैं और सारी बातें बाकायदा तस्वीरों के साथ इस रिपोर्ट में लिखी गई है। मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बल्कि वही बातें बता रहा हूं जो ऑक्सफोर्ड वालों ने इस रिपोर्ट में लिखी है। और आगे देखिए कि ऑक्सफोर्ड वालों ने मोदी युग में प्रगति की क्रांति के बारे में और क्या लिखा है। एक उदाहरण के तौर पे आपको एक उदाहरण देखिए, असम का एक प्रोजेक्ट का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। असम में देश का सबसे लंबा बोगीबिल रेल रोड ब्रिज है। 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने पुल का शिलान्यास किया था। 1997 में, सोचिए। और मकसद क्या था? इसके जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तट को जोड़ना, और इस इलाके के आर्थिक विकास के लिए पुल बहुत जरूरी था क्योंकि फायदा असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को भी होना था। जाहिर है कि शिलान्यास के बाद लंबे वक्त तक के पुल सिर्फ कागजों में आगे बढ़ता रहा, देरी होती रही और लागत बढ़ती रही। शुरू में अंदाजा लगाया गया था कि 1000 करोड़ रुपए लगेंगे इसको बनाने में, और आखिर में जो फाइनल कॉस्टिंग आई वो 5920 करोड़, यानी कि 6 गुना। मई 2015 में पीएम मोदी ने प्रगति मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को उठाया, जिसके बाद सिस्टम तेजी से काम करने लगा। सारे टॉप अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए साइट पर बिल्कुल राइट टाइम जाने लगे। सेंटर और स्टेट के विभागों के बीच में जो पंगेबाजी थी वो भी एक झटके में दूर हो गई, और जो पुल 20 साल से लटका हुआ था, दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया। तो देश में बहुत सारे लोग पूछते आए हैं कि वो दिन कब आएगा जब देश में किसी कोने से ट्रेन में सवार होकर वो श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि इसका जवाब भी पीएम मोदी के प्रगति मॉडल से ही मिलने वाला है, और वो भी बहुत जल्द। और ये इसलिए मुमकिन होगा क्योंकि जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पूरा होने वाला है। कश्मीर घाटी जहां सालों भर सैलानी पहुंचते हैं, वहां जाने के लिए रोड और फ्लाइट वाला ही जरिया था। इसीलिए साल 1995 में जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की बुनियाद रखी गई। चुनौती बहुत बड़ी थी क्योंकि हिमालय की चोटी, गहरी खाई और तमाम मुश्किल परिस्थितियों में रेल लाइन बिछानी थी। 38 टनल बनाने थे, जिनमें से एक टनल की लंबाई तो 13 किलोमीटर लंबी होनी, और सिर्फ 7 किलोमीटर का ही ट्रैक ओपन एयर में था इस स्ट्रेच पर, बाकी सब सुरंगों से होकर गुजरना था। इस रेल लाइन को पूरा करने के लिए चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी बनाना था, जो चेनाब नदी के से करीब 359 मीटर ऊपर है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब साल 2015 में पीएम मोदी ने इस रेल लाइन को प्रगति प्लेटफॉर्म पर उठाया, तो उसके पहले 20 सालों में इस प्रोजेक्ट के सिर्फ उन हिस्सों को ही पूरा किया जा सका था जो या तो समतल इलाकों में थे या जहां चुनौतियां कम थी। इधर जम्मू से कटरा तक की लाइन पूरी हुई थी, और उधर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक का स्ट्रेच पूरा हुआ था। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती थी, कटरा से बनिहाल तक की 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, इस पर इतने सालों में एक ईंट भी रखने का काम नहीं हुआ था। यानी देश को कश्मीर से रेल लाइन के जरिए जोड़ने का मिशन जो था वो अधर में लटका हुआ था। लेकिन पीएम मोदी ने जब अपने प्रगति मॉडल के तहत इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का बीड़ा उठाया, तो प्रोजेक्ट के काम ने रफ्तार पकड़ ली, और पीएम मोदी ने तय किया था कि उनके टेबल पर हर हफ्ते इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट रिपोर्ट होनी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद इस प्रोजेक्ट को और इसमें तेजी आई। मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी।
सुरक्षा के लिए आर्मी को लगा दिया, जो इसके कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली चीजों को ढोने के लिए जो ट्रक जाते थे उसको एस्कॉर्ट करते थे। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ? साल 2015 के बाद जब साल 2020 में इसकी बैठक हुई तो इस प्रोजेक्ट का करीब 3/4 काम पूरा हो चुका था। और अगले साल यानी कि 2025 में बहुत मुमकिन है कि आप देश के किसी कोने से भी श्रीनगर की रेल यात्रा कर पाएंगे। तो एक दिलचस्प बात और जान लीजिए, ये प्रगति प्लेटफॉर्म वाली कोशिश पीएम मोदी की सोची समझी रणनीति का नतीजा है। पीएम जब 2001 में गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने प्रगति की ही तरह एक और प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम था स्वागत। और उस स्वागत का मतलब था स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी सीएम से लेकर पीएम तक बनने तक का जो मिशन है उसमें उनका विजन एकदम क्लियर था। तकनीक के इस्तेमाल से विकास की रफ्तार को बढ़ाना। और वो रफ्तार किस प्रोजेक्ट में बढ़ी है आपको एक बार फिर और दिखाता हूं। हमने तो सिर्फ 2 उदाहरण आपको बताए, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो ये बताते हैं कि प्रगति मॉडल के जरिए बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बहुत रफ्तार दी गई है। जैसे बेंगलुरु मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है, आप देखिए फर्स्ट फेज 2017 में, सेकंड फेज 2026 में और थर्ड फेज 2028 में इसका एक तरीके से शुरू हो जाएगा। इसी ढंग से हरदासपुर पारादीप रेल लाइन उड़ीसा का है, शिलान्यास हुआ था 1997 में और तब से बहुत धीरे धीरे काम चल रहा था। उद्घाटन 2020 में इसका मोदी जी ने किया। उसी ढंग से दहिसर सूरत नेशनल हाईवे, शुरुआत इसकी 2000 में हुई और कंप्लीट हुआ 2021 में। यानी कि इतने सालों तक ये बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ती रही चीजें, लेकिन प्रगति के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इसकी रफ्तार को 4 चांद लगे। और देखिए क्या हुआ। उसी ढंग से उत्तरी कर्णपुरा, माफ करिएगा जरा एक बार फिर से दिखाइए वो पीछे की प्लेट, उसमें उत्तरी कर्ण दहिसर सूरत नेशनल हाईवे, उसके बाद उत्तरी कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन झारखंड में 2014 में शिलान्यास हुआ और 2024 में पूरा भी कर दिया, यानी कि एकदम टाइम बाउंड डिलीवरी। उसके बाद दिखाइए नवी मुंबई एयरपोर्ट, मंजूरी मिली थी 2007 में, लेकिन 2025 में उद्घाटन होने वाला है। और इसमें भी जो रफ्तार आई है वो मोदी के शासनकाल में इसमें ज्यादा रफ्तार आई है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि मोदी के शासनकाल में जिस पे कि बहुत तेजी से काम हुआ और अब वो पूरा होने की कगार पे है। तो यह है प्रगति का चमत्कार। और इसी प्रगति को देखकर ऑक्सफोर्ड वालों की आंखें चौंधियाई हुई है। हालांकि पीएम मोदी कहते रहे हैं कि वो हार्वर्ड वाले नहीं बल्कि हार्ड वर्क वाले हैं, और हार्ड वर्क का रिजल्ट कितना शानदार हो सकता है प्रगति को लेकर ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। और अब रुख करते हैं उस खबर का जो बताती है कि सनातनियों ने कैसे तिजोरी भर दी। मोदी योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट टेंपल टूरिज्म ने कैसे अयोध्या की काया पलट दी, कैसे अयोध्या अवसरों के नए नगर के तौर पर उभर रही है। उसके लिए आपको यूपी सरकार की जीएसटी कलेक्शन की रिपोर्ट देखनी चाहिए। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ के मामले में अयोध्या पूरे यूपी में नंबर 1 रहा है, नंबर 1। वित्त वर्ष 2023-24 के जो आंकड़े हैं जरा एक बार देखिए, ये आप 23-24 के आंकड़े देखिए, ये जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े हैं, ये अयोध्या संभाग के हैं। 1798 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जबकि 22-23 में ये 1331 करोड़ के आसपास था और उससे एक साल पहले 990 करोड़। अगर आप 21-22 की तुलना में देखेंगे तो 23-24 में करीब करीब 2 गुना जीएसटी कलेक्शन हुआ है, 100% ग्रोथ है। और अगर आप ये 22-23 के मुकाबले देखेंगे तो भी करीब 35% से ज्यादा ग्रोथ है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि किस रफ्तार से यहां उद्योग धंधे और व्यापार बढ़ा होगा कि जीएसटी कलेक्शन में इतना बड़ा जंप, इतना बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। तो हमने आपको दोनों साल का, 3 साल का हमने जीएसटी कलेक्शन दिखाया, लेकिन आप इस बात को शायद भूल रहे होंगे या आपने गौर नहीं किया होगा कि ये सिर्फ 23-24 तक के आंकड़े हैं। 23-24 का मतलब ये कि ये 31 मार्च 2024 तक के आंकड़े हैं, जबकि जनवरी, इसी साल जनवरी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद वहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट आने लगे, या यूं कहें श्रद्धालु आने लगे।
तो जो इस साल का आंकड़ा होगा, आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 2 महीने या यूं कहें कि 3 महीने हैं इसमें, 3 महीने भी नहीं कहेंगे बल्कि 2 ही महीने कहिए, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद सिर्फ 2 ही महीने हैं इसमें जब ये जीएसटी का ये आंकड़ा दिख रहा है। उसके बाद से अयोध्या में कहानी कितनी बदल गई है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा एक तरीके से वो आर्थिक डेटा है जो देश के किसी भी हिस्से में व्यापार कारोबार की ताजा तस्वीर पेश करता है, बताता है कि वहां रोजगार व्यापार के अवसर कितनी तेजी से बढ़े। यूपी सरकार की जो ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन में हो रही ग्रोथ के मामले में अयोध्या यूपी में नंबर 1 जोन बन चुका है। जीएसटी कलेक्शन में अगर ग्रोथ को पैमाना बनाया जाए तो अयोध्या गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा जोन पर भी भारी पड़ता है। यहां से मतलब यूपी में सबसे ज्यादा जहां जीएसटी कलेक्शन होता है नोएडा में, वहां जीएसटी कलेक्शन का ग्रोथ 8.38 है, जबकि अयोध्या का जीएसटी ग्रोथ रेट हमने आपको बताया इसके करीब 4 गुना है। हमने आपको दिखाया कि कैसे 35% से भी ज्यादा है। तो ये वही अयोध्या है जो 4 साल पहले यूपी में जीएसटी कलेक्शन की लिस्ट में सबसे पिछड़े पायदान पर दिखता था, लेकिन आज टॉप पर है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि इस साल के आखिर तक अयोध्या में 5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। वो रिकॉर्ड सितंबर में ही टूट चुका है और यूपी राज्य परिवहन विभाग का आंकड़ा कहता है कि सितंबर तक यानी इस वित्त वर्ष 2024 के दूसरी तिमाही में अयोध्या में 11 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं, यानी उम्मीद से 2 गुना ज्यादा, वो भी सिर्फ 6 महीने में। अगर इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं तो जाहिर है कि उनके खाने पीने ठहरने घूमने फिरने हर मोर्चे पर अयोध्या में कारोबार बढ़ा होगा, रोजगार के मौके बढ़े होंगे और सबको अवसर दिखाई दे रहा है इसीलिए। और इसका क्रेडिट यूपी के सीएम योगी और उनकी सरकार को जाता है जो सिर्फ अयोध्या के विकास पर ही 850 अरब रुपए खर्च कर रही। अयोध्या और उससे जुड़े इलाकों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज खड़ा हो ही रहा है, लेकिन सिर्फ अयोध्या ही नहीं है जिसका कायाकल्प धार्मिक पर्यटन की वजह से हो रहा है। काशी, प्रयागराज और मथुरा में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और ये भी हॉट डेस्टिनेशन है आज की तारीख में। प्रयागराज में इस साल सितंबर तक 4 करोड़ 61 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे और वहीं इसी दौरान मथुरा जाने वाले सैलानियों या श्रद्धालुओं का आंकड़ा 3 करोड़ 7 लाख रहा। अयोध्या राम मंदिर से भी इनको बहुत बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि अयोध्या आने वाले ज्यादातर सैलानी कहें श्रद्धालु कहें वो काशी, मथुरा और प्रयागराज का भी चक्कर लगा रहे हैं। तो टेंपल टूरिज्म यानी कि धार्मिक पर्यटन का यही ट्रेंड देखकर योगी सरकार को इस कड़ी में और दूसरे धर्म स्थलों को भी विकसित करने का आइडिया आया और प्रयागराज में 40 करोड़ की लागत से आज बड़े हनुमान मंदिर का कॉरिडोर का काम चल रहा है, जो कि महाकुंभ के पहले उसको खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यूपी के बागपत में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर पूरा महादेव कॉरिडोर भी बनाने की तैयारी है। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर एक तरीके से उस पर काम तेजी से चल रहा है। यूपी में तीसरा बड़ा जो टेंपल कॉरिडोर बन रहा है वो विंध्याचल में है और वो भी अपने आखिरी चरण में है पूरा होने के। तो आप इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो एक बात जो स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई देती है वो ये कि किस तरीके से जो लोग ये कहते थे कभी कि धार्मिक पर्यटन में नया क्या हो सकता है, ये कौन सा नया धार्मिक पर्यटन कर देंगे जिसकी वजह से चीजें बदल जाएंगी, आज वो विजन क्या था वो जमीन पर दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो कायाकल्प हुआ है इन शहरों का, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक जो वजह दिखती है वो ये है कि योगी और मोदी सरकार का वो विजन जिसमें कि उन्होंने रिलीजियस टूरिज्म को एक बहुत बड़े अवसर के तौर पर देखा। तो देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन